India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे कोर्ट से जुड़ी हम आपको छोटी बड़ी दिन भर की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक आवेदक को दिल्ली सरकार के समक्ष प्रतिवेदन को लेकर दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी है। प्रतिबंध को चुनौती देने वाले आवेदक ने एक वैकल्पिक निर्देश की मांग की थी कि इसे 7 अप्रैल 2015 से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए, जिस दिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आदेश पारित किया था, जो दिशा निर्देशों का आधार बनता है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्राधिकरण प्रतिकूल आदेश पारित करता है तो आवेदक कानून के अनुसार इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा। जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ एमसी मेहता मामले में दायर एक वादकालीन आवेदक पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा फरवरी 2024 में जारी दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर एंड लाइफ वनों को संभालने के लिए दिशा निर्देश 2024 को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है। आवेदक ने एक वैकल्पिक राहत की मांग की थी और सरकार का निर्देश केवल भावी रूप से लागू होना चाहिए। एमसी मेहता मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने खंडपीठ को बताया कि आवेदक का दावा है कि वह एनजीटी के आदेश से पहले खरीदे गए 2014 और डीजल वाहन का मालिक है। नीति के तहत उनके वाहन को दिसंबर 2024 से दिल्ली में उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जबकि पंजीकरण प्रमाण पत्र दिसंबर 2029 तक वैध है। आवेदक ने तर्क दिया है कि ये दिशा निर्देश मनमाने हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन पर विचार करने में विफल रहते हैं। आवेदक में तर्क दिया गया है कि पॉलिसी उन वाहन मालिकों को आसमान रूप से प्रभावित करती है जिन्होंने इन आदेशों से पहले अपनी कार खरीदी थी, जिससे वित्तीय नुकसान होता है और उन्हें पर्याप्त मुआवजे के बिना अपने वाहनों के पूर्ण उपयोग से वंचित किया जाता है। आवेदक का दावा है कि वह एनजीटी के आदेश से पहले खरीदे गए 2014 और डीजल वाहन का मालिक है। नीति के तहत उनके वाहन को दिसंबर 2024 से दिल्ली में उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जबकि पंजीकरण प्रमाण पत्र दिसंबर 2029 तक वैध है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने चेक बाउंस मामले में पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर दर्ज की गई व्यक्ति की याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका वास्तव में एक पूर्व पुनः विचार याचिका की पुनः विचार थी और आपको बता दें कि जिसे न्यायालय ने पिछले वर्ष के खारिज कर दिया। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की पुनः विचार याचिका खारिज करने वाले समन्वय पीठ के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसे 2011 में निचली अदालत ने 1 वर्ष की सजा और जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसे इस वर्ष सितंबर में ही गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने निर्णय को चुनौती दी थी। जस्टिस समीर जैन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि हाईकोर्ट की समन्वय एकल पीठ जो न्यायाधीश पीठ ने पक्षों के बीच हुए समझौते पर विचार करने के बाद अपनी पुनर्विचार शक्तियों का जो प्रयोग किया है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर 21 अगस्त 2023 को व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगस्त 2023 के बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट के समक्ष कोई अपील याचिका पेश
नहीं की गई, जिससे बर्खास्तगी आदेश अंतिम और निर्णायक हो गया। धारा 397(3) के साथ धारा 362 सीआरपीसी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट है कि संहिता ने न्यायालय को समीक्षा के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं की है। सीआरपीसी की धारा 362 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय लिपिकीय या अंकगणित त्रुटि को ठीक करने के अलावा अपने द्वारा दिए गए निर्णय या अंतिम आदेश में परिवर्तन या पुनः विचार नहीं करेगा। धारा 397(3) सीआरपीसी में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट या सेशन जज के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया तो उसे व्यक्ति द्वारा आगे कोई भी आवेदन उसमें से किसी अन्य द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय की समन्वय पीठ ने माना कि 2021 में दोषी सिद्धि आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण नहीं किया था या हिरासत में नहीं रहा था। 12 वर्षों से वह कानून की उचित प्रक्रिया से बच रहा था, इसीलिए गैर अनुपालन के लिए पुनः विचार याचिका खारिज कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप वी माटले की एकल पीठ ने टाटा स्टील की रिट याचिका स्वीकार की। इसने माना है कि औद्योगिक न्यायालय के पास कैंटीन कर्मचारियों की रोजगार स्थिति तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि नियोक्ता कर्मचारी संबंध की प्रकृति ही विवादित है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार रोकथाम MRTU और पल्प अधिनियम 1971 के तहत औद्योगिक न्यायालय केवल उन मामलों की सुनवाई कर सकता है जहां पर निर्विवाद रोजगार संबंध मौजूद हो। याचिकाकर्ता टाटा स्टील लिमिटेड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 46 के अनुसार पालघर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में वाया डिवीजन में अपनी वैधानिक कैंटीन चलाता है। इसने दूसरे प्रतिवादी सोनाली कैटरर्स को समय के साथ किए गए विभिन्न अनुबंधों के माध्यम से उपरोक्त पते पर ऐसी वैधानिक कैंटीन चलाने के लिए नियुक्त किया, क्योंकि अंतिम समझौता दिसंबर 2020 तक लागू था। विवाद तब पैदा हुआ जब महाराष्ट्र श्रमजीवी जनरल कामगार यूनियन ने 26 कैंटीन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर ठाणे में औद्योगिक न्यायालय के समक्ष इन व्यक्तियों को टाटा स्टील के स्थायी कर्मचारियों के रूप में आधिकारिक घोषणा प्राप्त करने के लिए शिकायत दर्ज की। श्रमिक संघ ने कहा कि कर्मचारी 2010 से टाटा स्टील की कैंटीन में लगातार काम कर रहे थे। इससे वे स्थायी कर्मचारी बन गए और टाटा स्टील के अन्य स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ के हकदार हो गए। हालांकि टाटा स्टील ने औद्योगिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि वे ठेकेदार के कर्मचारी थे। इसके अलावा नियोक्ता कर्मचारी संबंध की विवादित प्रकृति के कारण न्यायालय के पास इस मुद्दे पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालांकि न्यायालय ने टाटा स्टील की आपत्ति को खारिज कर दिया और कंपनी के औद्योगिक न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की वर्तमान याचिका दायर की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक न्यायालय के पास MRTU और PULP अधिनियम के तहत अनुचित श्रम प्रथाओं की शिकायत पर विचार करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने टाटा स्टील की याचिका स्वीकार की और औद्योगिक न्यायालय का अंतरिम आदेश अंतरिम राहत आदेश रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला कोर्ट के जज के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद न्यायालय में वकीलों के खिलाफ हाल ही में लाठीचार्ज हिंसा की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया। SCBA ने न्यायाधीश के खिलाफ जांच की मांग की है। SCBA के अनुसार ये घटना गाजियाबाद के जिला एवं सेशन जज अनिल कुमार X के निर्देश पर हुई है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वह वकीलों की प्रतिष्ठा पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। SCBA ने कई मांगे रखी है, जिसमें शामिल है अनिल कुमार X LD जिला एवं सेशन जज गाजियाबाद के आचरण की जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा माननीय जज तथा गाजियाबाद जिले के मामले को देखने वाले माननीय हाईकोर्ट के माननीय प्रशासनिक जज द्वारा किए जाने की मांग।
दूसरा ये कि घटना की जांच करे तथा दोषी जिला एवं सेशन जज और पुलिस अधिकारियों को न्याय के कटघरे में लाएं। तीसरा ये कि लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अनिल कुमार एक्स जिला एवं सेशन जज गाजियाबाद और पुलिस अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करें। चौथा ये कि घायल वकीलों को मुआवजा दें। पांचवा ये कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें। छठा ये कि वकीलों और उनके परिवारों को ऐसी क्रूर घटनाओं से बचाने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। सातवां ये कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाएं और ये सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो। एसीबीए ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और सभी राज्य बार काउंसिल से वकीलों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि वह बिना किसी उत्पीड़न या हिंसा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य सभी राज्य बार काउंसिल के वकीलों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान करती है कि वे बिना किसी धमकी या उत्पीड़न के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गाजियाबाद के वकीलों के साथ एकजुटता में खड़ी है, न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की प्रतिज्ञा करती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें आपको कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति S विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन के अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है ताकि वे सर्जरी करवा सके। दर्शन द्वारा नियमित जमानत के लिए दायर एक अन्य आवेदन जिसमें मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और हाईकोर्ट ने दर्शन को ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। इसने दर्शन को अपनी पसंद के डॉक्टर से परामर्श करने और डॉक्टर को राय, अनुशासित सर्जरी, अस्पताल में भर्ती होने आदि के विवरण के साथ 1 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति शेट्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता S नागेश और राज्य लोक अभियोजक P प्रसन्ना कुमार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 28 अक्टूबर को दर्शन की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में बल्लारी जेल में बंद है। उसने 21 सितंबर को जमानत याचिका दायर की थी और 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुका स्वामी का जो शव है वो 9 जून को मिला था। आरोप है कि दर्शन के निर्देश पर किए गए हमले में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अभिनेता ने कथित तौर पर अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर अपनी साथी पवित्रा गौड़ा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए रेणुका स्वामी पर हमला करने का आह्वान किया था। राज्य ने इससे पहले बेल्लारी सेंट्रल जेल के डॉक्टर और बेल्लारी सरकारी अस्पताल की न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि दर्शन को अपनी रीढ़ और पैरों से संबंधित चिकित्सा समस्याओं के समाधान के लिए सर्जरी करवानी चाहिए। नागेश ने कोर्ट से मैसूर के अपोलो अस्पताल में दर्शन को सर्जरी करवाने की अनुमति देने का आग्रह किया था। नागेश ने कहा कि दर्शन निजी सुविधा में होने वाले सभी चिकित्सा खर्चों का भुगतान करने का वचन देंगे। हालांकि राज्य लोक अभियोजक SPP ने अंतरिम जमानत के लिए दर्शन की अर्जी का विरोध किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय वन सेवा IAFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के पैनल में शामिल होने से संबंधित अपने आदेश की अवहेलना करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या DOPT के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि जोशी ने जानबूझकर 3 सितंबर 2024 के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें DOPT को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि चतुर्वेदी को संयुक्त सचिव स्तर पर केंद्र सरकार के साथ उनके पैनल की प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाए।
रेवन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ने तर्क दिया कि उन्होंने 11 सितंबर को जोशी को 3 सितंबर के आदेश के बारे में सूचित किया था और उन्हें एक और अनुस्मारक भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने जोशी को अवमानना नोटिस जारी किया और मामले को 19 दिसंबर के लिए टाल दिया। न्यायालय ने 23 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि श्री संजीव चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि उन्होंने प्रतिवादी को 3 सितंबर 2024 के आदेश के बारे में 11 सितंबर 2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था, जिसके बाद उन्हें अनुस्मारक भी भेजा गया था। प्रतिवादी ने लिखित रूप से सूचित किए जाने के बावजूद पारित न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है और प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाता है। चतुर्वेदी ने दावा किया है कि 17 साल की सेवा पूरी करने, लेवल 14 में पदोन्नति और बकाया वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ साथ सतर्कता मंजूरी सहित सभी शर्तों को पूरा करने के बाद जनवरी 2020 में उनका पैनल में शामिल होना तय था। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से उनका पैनल में शामिल होना मंजूर नहीं हुआ है और उन्हें प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप वह अपने गैर पैनल को चुनौती नहीं दे पाएंगे, जिससे उन्हें केंद्र सरकार की सेवा करने से रोका जा सकेगा, जो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का एक बुनियादी संवैधानिक आदेश है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.